सो दिस इज़ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये कि जो इसमें लंग वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। अगर मोर देन 2 फिजियोलॉजिक वॉल्यूम्स जो है वो कहलाते हैं कैपेसिटी। अ कैपेसिटी ऑफ सम इज़ अ सम ऑफ मोर देन 2 फिजियोलॉजिक वॉल्यूम्स। Okay, so what are the physiological volumes? Let's see. So the first one to focus here is tidal volume. टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो पर ब्रेथ जो है वो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में लंग में वॉल्यूम जो वो इनहेल और एक्सहेल होता है. सो इट्स गोज लाइक दिस एंड दिस. इट्स ऑलमोस्ट 500 ml इन क्वाइट रिस्पिरेशन. देन दिस इज़ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जब वो कितने अगर जब वो कोई डीप इंस्पायर करेगा तो वो कितना वॉल्यूम जो वो इनहेल कर सकता है. इट इज़ रेफर्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, सो एंड दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम के अगर कोई एफर्ट के साथ जब एक्सपायर करेगा तो वो कितना वॉल्यूम जो है वो पुश आउट कर सकता है. सो यहाँ तक जो है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और कुछ वॉल्यूम जो है वो हमेशा लंग के अंदर रहता है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, सो अब कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ये होती है कि जो है वो इंस्पिरेटरी की कैपेसिटी कितनी है कि वो एक बंदा जो है वो कितना ज़्यादा अमाउंट में जो है वो इनहेल कर सकता है. दैट मीन्स कि एक वो नॉर्मली इनहेल कर रहा है और प्लस जब वो एफर्ट से इनहेल कर रहा है. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो ये हमारे पास हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो इट्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. ओके, सो इट्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. एंड व्हाट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? दैट मीन्स कि जो है जब एक बंदा क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो जो एक्सपायर कर रहा है तो उसके बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर स्टिल इन क्वाइट ब्रीदिंग जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. इसमें जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और रेजिडुअल वॉल्यूम आता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वाइटल कैपेसिटी. ओके, सो वाइटल कैपेसिटी वो है जो कि एक बंदा जो कि जो है वो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा है एंड फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा है तो वो कितना वॉल्यूम जो है वो इनहेल एंड एक्सहेल कर सकता है. सो उसका टोटल जो है वो होता है वाइटल कैपेसिटी. एक बंदे की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम वो इन एंड आउट कर सकता है, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी. एंड इट इज़ मीन्स दैट कि वो कितना इनहेल कर रहा है फोर्सफुली, इट्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कितना नॉर्मली इनहेल करता है, दैट्स टाइडल वॉल्यूम. एंड देन कितना जो वो फोर्सफुली एक्सहेल कर सकता है, दैट्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो इन तीनों का सम हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी. और जो टोटल लंग कैपेसिटी है, यानी कि एक टोटल लंग में कितना वॉल्यूम वो अपने ले सकता है, दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है, इसके अंदर वो वॉल्यूम भी आ जाएगा जो कि ऑलरेडी लंग के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम. वन थिंग इज़ कि रेजिडुअल वॉल्यूम यू कैन नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम, बट देयर इज़ अ थ्योरी कि जो है वो हम इसको मेजर कर सकते हैं. इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे. But we cannot calculate residual volume, and though we cannot calculate residual volume, तो इसके साथ में जो भी कैपेसिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टोटल लंग कैपेसिटी, ये दोनों भी आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि आप ये मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिक डेड स्पेस. फिजियोलॉजिक डेड स्पेस हमने पढ़ा था कि जब फिजियोलॉजिक डेड स्पेस वो स्पेस होती है एक लंग के अंदर जो कि कंडक्टिंग जोन के अंदर है, वो होती है एनाटॉमिक डेड स्पेस. और फिजियोलॉजिक डेड स्पेस क्या होती है कि नॉर्मली जो है फिजियोलॉजिक डेड स्पेस इक्वल होती है एनाटॉमिक डेड स्पेस के. ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो है वो जो एनाटॉमिक डेड स्पेस है और फिजियोलॉजिक डेड स्पेस वो तो इक्वल होती है, लेकिन अगर जो वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो फिजियोलॉजिक ऐसा हो सकता है कि इट कैन बी फिजियोलॉजिक डेड स्पेस जो है वो एनाटॉमिक डेड स्पेस से ज़्यादा हो जाए. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट के जो भी वॉल्यूम है जो गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं कर रहा, वो सारा जो वॉल्यूम जो आता है फिजियोलॉजिक डेड स्पेस के अंदर काउंट होता है. ठीक है, इसकी जो है वो इक्वेशन है जो आप याद कर सकते हैं कि फिजियोलॉजिक डेड स्पेस जो है वो इक्वल होती है टू द टाइडल वॉल्यूम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड माइनस पार्शियल pressure of the expired carbon dioxide in the air, and then the partial divided by partial pressure of the arterial carbon dioxide. So it's taco paco pico paco
बट ये जो है वो FCPS के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है एज सच. ओके, देन मिनट वेंटिलेशन एंड एल्वियुलर वेंटिलेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये पूछते हैं. अच्छा, जो टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml पर ब्रेथ, और जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो डेड स्पेस का, फिजियोलॉजिक डेड स्पेस में जो वॉल्यूम होता है वो होता है तकरीबन 150 ml पर ब्रेथ, जो कि ज़ाया हो रहा है. ठीक है, जो कि और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मली होता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट. तो अगर आपको जो है वो निकालना है कि मिनट वेंटिलेशन कितनी है, तो मिनट वेंटिलेशन के लिए आप जो है वो टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्पिरेटरी रेट से, तो हमारे पास मिनट वेंटिलेशन बता जाएगी, यानी कि वो अमाउंट ऑफ गैस जो कि लंग्स में पर मिनट एंटर हो रही है, पर मिनट एंटर हो रही है. सो दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी रेट इनटू द टाइडल वॉल्यूम इज़ द मिनट वेंटिलेशन. एंड द एल्वियुलर वेंटिलेशन इज़, एल्वियुलर वेंटिलेशन के लिए अगर आपको मालूम करना है तो आपको टाइडल वॉल्यूम में से माइनस कर दें 150 ml, यानी कि जो फिजियोलॉजिक डेड स्पेस के अंदर जो फिजियोलॉजिक डेड वॉल्यूम है वो आप उसको माइनस कर देंगे, तो फिर आप और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू द रेस्पिरेटरी रेट, तो हमें पता चल जाएगा कि एल्वियुलर वेंटिलेशन कितनी है, यानी कि वो एयर जो कि एल्वियुलाई तक पहुँची पर मिनट, उसमें वो वेंटिलेशन कितनी थी वो हमें इस तरह से पता चल जाएगी. ओके, सो लंग एंड चेस्ट वॉल. लंग एंड चेस्ट वॉल, देयर इज इलास्टिक रिकॉइल. इलास्टिक रिकॉइल में का मतलब ये कि जो है जब भी जो है वो लंग फिल होते हैं तो उसके एज ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, और उसके बाद जब वो एक्सपायरेशन होती है तो लंग्स के पास देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर एल्विलाई टू कोलैप्स एंड द लंग्स टू कोलैप्स. एंड जब भी लंग जो है वो कोलैप्स होता है, इनवर्ड मूव करते हैं, तो चेस्ट जो है, चेस्ट वॉल जो है उसको काउंटर करने के लिए जो है वो आउटवर्ड मूव करती है. सो चेस्ट वॉल स्प्रिंग्स आउटवर्ड एंड लंग मूव्स इनवर्ड. FRC यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है कि इनवर्ड पुल ऑफ द लंग इज बैलेंस बाय द आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल एज वी सेड, एंड द सिस्टम प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक. जो सिस्टमिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स कि जो एल्वियुलर प्रेशर और एयरवे प्रेशर है वो इक्वल होकर वो हो जाएगा, और एक दूसरे को कैंसिल करेगा. दैट मीन्स इट वुड रिजल्ट इन जीरो. ओके, सो द इनवर्ड प्रेशर और आउटवर्ड प्रेशर क्योंकि एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं तो फिर कोलैप्स नहीं होगा. पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो, और यहाँ पर इस वक्त जो है वो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है. कंप्लायंस जो है वो इन्वर्सली रिलेट होता है टू द स्टिफनेस, यानी कि जितनी ज़्यादा कंप्लायंस होगी उतना ज़्यादा जो है वो लूज़ होगा, एंड लंग जो है वो उतना ज़्यादा इजीली फिल होंगे. फॉर एग्जांपल एंड इन एम्फाइसीमा और नॉर्मल एजिंग में जो है वो कंप्लायंस जो है वो बढ़ जाती है तो लंग्स आर इजी टू फिल. एंड इन लोअर कंप्लायंस यानी कि जो है वो जब स्टिफनेस हो जाएगी एज इन दे आर हार्ड टू फिल, तो जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, निमोनिया में और पल्मोनरी एडिमा एंड NRDS में जो है वो कंप्लायंस जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, कंप्लायंस को अगर आपको मालूम करना है तो हम चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर से मालूम कर सकते हैं व्हाट इज़ द कंप्लायंस ऑफ अ लंग. एंड नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस इन एल्डरली, व्हाट इंक्रीजेज एंड व्हाट डिक्रीजेस. ओके, सो एजिंग में क्या होता है कि जब वो क्योंकि लंग फंक्शन जब प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ हो रहते हैं तो टोटल लेकिन प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो सेम रहती है. उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, कुछ डिक्रीज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि इलास्टिक रिकॉइल जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लंग जो है वो फैलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी कंप्लायंस जो है वो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड दस रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा. वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड AA ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और लेकिन डिक्रीज़ क्या हो रहा है कि चेस्ट वॉल क्योंकि स्टिफ हो जाती है तो उसकी चेस्ट वॉल की कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. फोर्स्ड फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी दोनों कम हो जाएंगे. वजह यही है कि जो है वो सही से जो है वो रिस्पायर नहीं कर पा रहा. रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स जो हाइपोक्सिया और हाइपर कैप्निया के अगेंस्ट आता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, अच्छा हीमोग्लोबिन पे आ जाए तो हीमोग्लोबिन में जो है मालूम है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा. ठीक है, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 2 अल्फ़ा और 2 गामा सब यूनिट्स होते हैं. फ़र्क क्या है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होते हैं वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है देन द अडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी क्योंकि जो है वो मदर से फीटस ने जो है वो ऑक्सीजन लेनी होती है तो ऑब्वियसली उसके पास हाई एफिनिटी होना ज़रूरी है ताकि वो आराम से जो है वो छीन सके अडल्ट हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन. Okay, so it has the driving diffusion of the oxygen across the placenta from mother to the fetus, increasing the oxygen resulting in the decrease in the affinity of the HbF for 2,3 BPG. Okay,
एंड दैट मीन्स कि जो और इसके अंदर जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होते हैं वहाँ पर जो है वो एफिनिटी जो है वो कम होती है. ओके, हीमोग्लोबिन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर फॉर हाइड्रोजन आयंस एंड सो देर आर सम फैक्टर्स जो कि जो है वो ऑक्सीजन अनलोडिंग को जो है सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आइंस अगर इंक्रीज रहेंगे, हाइड्रोजन आइंस, कार्बन डाइऑक्साइड या 2,3 BPG एंड हाई टेम्परेचर जो है वो डीऑक्सीनेटेड फॉर्म को जो है फेवर करते हैं ओवर द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म. सो दे वांट डीऑक्सीनेटेड फॉर्म हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की अनलोडिंग करवा देते हैं. दैट मीन्स दे शिफ्ट द कर्व टू द राइट साइड. एंड द टू इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दो तरह की फॉर्म में होती है, डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में. डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में जो है वो उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, दस प्रमोटिंग द रिलीज और अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन. एंड द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जो है वो उसकी एफिनिटी जो है वो हाई होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो हाई होती है, विच रिजल्ट्स इन हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स द पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी एंड नेगेटिव एलोस्ट्रेट. मायोग्लोबिन जो है वो उसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसके अंदर हीम मोइटी प्रेजेंट होता है जो कि बनाता है हीमोग्लोबिन. सो हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन. सो साइनेट पॉइजनिंग एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो उसको इनहिबिट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का जो कॉम्प्लेक्स है उसको इनहिबिट करते हैं. ठीक है, आप इनमें जो है वो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. ओके, सॉरी फॉर दैट. ओके, व्हाट हैपेंस इज कि दोनों में जो है चेरी रेड स्किन या पिंक या चेरी रेड स्किन हो जाएगी पोस्टमार्टम पर, और इसके अलावा सीजर्स और कोमा मिलते हैं. दे कैन लीड टू सीजर एंड कोमा एंड चेरी रेड स्पॉट इन द पोस्टमार्टम एज अ पोस्टमार्टम फाइंडिंग. ओके, सो वन बाय वन विल डू दिस. साइनेट जो है वो क्या है, साइनेट जो है वो बाई प्रोडक्ट है ऑफ द कम्बशन, बाई प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन इंजेक्शन ऑफ द माइलेडिन जो कि जो है वो एप्रिकॉट सीड के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, या फिर जो है वो साइनेट इटसेल्फ जो है वो एज अ पॉइजन जो है वो अवेलेबल है. इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें हमने आपको इसमें जो है वो हाइड्रोक्सी कोबैल्मिन देना होता है. हाइड्रोक्सी कोबैल्मिन क्या करता है कि ये जाके जो है इसका जो कोबैल्मिन है वो साइनाइड के साथ बाइंड करके साइनो कोबैल्मिन बना लेता है. या फिर जो है वो आप मेथियोग्लोबिनीमिया इंड्यूस करवा दो बाय नाइट्राइट्स एंड द सोडियम थायोसल्फेट. जो अगर किसी को साइनाइड पॉइजनिंग है तो वहाँ पर जो है वो बिटर एलिमेंट ऑर्डर मिलती है और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. इसमें जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो नॉर्मल होता है और इनिशियली जो है वो कोई सैचुरेशन में भी चेंज नहीं आता. जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर किसी की होगी तो ये तो एक तो ये कि इसकी जो सोर्स है वो ये एक ऑर्डरलेस गैस है. ये जो कार एग्जॉस्ट होते हैं या फायर या गैस हीटर्स वगैरह जिनके यहाँ चल रहे होते हैं उनको जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है. इसका ट्रीटमेंट बस ये है कि आप उसको जो है वो 100% ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दो तो जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो ट्रीट हो जाती है. इसमें हेडेक, डिजीनेस के साथ पेशेंट जो प्रेजेंट कर सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो है वो क्योंकि जैसे गैस हीटर्स वगैरह या कार एग्जॉस्ट के थ्रू या फायर्स में जो भी लोग हैं वो सब अफेक्ट हुए हैं, तो फिर मल्टीपल पीपल्स में जो कि एक साथ फैमिली मेम्बर्स वगैरह में जो है वो ये फाइंडिंग मिल सकती हैं एज इन विंटर मोस्टली. एंड क्लासिकली जो है वो बायलेटरल ग्लोबस पैलिडिस लीजन मिलता है इन MRI. So as you can see here, it's bilateral globus pallidus lesion in the MRI. Okay, so और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट, वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट मिलता है. देयर इज डिक्रीज अनलोडिंग इन द टिश्यूज बाय अनलोडिंग इन द टिश्यूज ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, सो यू कैन सी हेयर इट्स हीमोग्लोबिन फॉर एनीमिया. सो ये नॉर्मल कर्व है यहाँ पर, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व है जो कि 50% पर है उसके. सो इट शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट. ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग द मेथियोग्लोबिन. व्हाट इट इज़. ओके, सो आयरन जो बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि Fe2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. And as they just want two of them, so just the two of us, iron and oxygen. So सिर्फ Fe2 जो है वो
नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट होता है इन रिड्यूस स्टेट, लेकिन जो है उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है जो क्या आती है Fe3 या फेरिक। फेरिक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रेडियली बाइंड नहीं करता बट इट हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर साइनाइड। तो इसलिए हम जो है वो जो हम इंड्यूस करवा रहे हैं मेथिमोग्लोबिनीमिया, ताकि जो है वो जो भी आयरन है वो जाके बाइंड कर ले साइनाइड के साथ, और जो है वो बॉडी में साइनाइड की जो क्वांटिटी जो है वो फ्री क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए हम मेथिमोग्लोबिनीमिया करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को जो मेथिमोग्लोबिनीमिया हो गया है तो वो ट्रीट कैसे करेंगे, हम मिथाइलिन ब्लू से और विटामिन सी से जो है वो ट्रीट करते हैं। नाइट्राइट्स जो है नाइट्राइट्स या बेंजोकेन कॉजेज द पॉइजनिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग Fe2 to Fe3। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट करके भी आप पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ये कैसे, नाइट्राइट से या फिर बेंजोकेन से। ठीक है, लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया फ्रॉम, अगर मेथिमोग्लोबिन बन गया है तो वो टिश्यू हाइपोक्सिया करवाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर देगा और ऑक्सीजन टेंशन को डिक्रीज़ कर देगा। मेथिमोग्लोबिनीमिया में प्रेजेंट विद साइनोसिस एंड चॉकलेट कलर्ड ब्लड। ओके, सो नाउ वी आर एट hemoglobin oxygen hemoglobin dissociation curve. What is the most important thing is this. Okay, so yes, the left shift and the right shift. लेफ़्ट शिफ्ट कहाँ होगा, अगर लेफ़्ट शिफ्ट हर उस जगह होगा जहाँ पर जो है वो वैल्यूज जो है वो लोअर है, यानी कि हाइड्रोजन आयन लो कम है, PCO2 कम है, 2,3 BPG इज़ लोअर, टेम्परेचर इज़ लोअर, सो इट कॉजेज लेफ़्ट शिफ्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होगा, मेथिमोग्लोबिन होगा या फिर HBF होगा, तो उसकी वजह से जो है वो अगर बढ़ेगा तो फिर लेफ़्ट शिफ्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेफ़्ट शिफ्ट जब भी जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि कफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर जब जो है वो एफिनिटी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी, यानी कि देयर इज़ इंक्रीज इन द ऑक्सीजन अनलोडिंग टू द टिश्यूज़, देन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द कर्व टू द राइट साइड। ओके, सो हेयर you can see what I mean by shift to the right and shift to the left। ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। अगर जो है वो ये कम हो गया, ठीक है, दैट मीन्स ये जो है वो इट्स शिफ्ट टू द राइट, ऑक्सीजन जो है वो उसने छोड़ दी तो ये नीचे आ गया, तो दैट मीन्स ये इट्स शिफ्टेड टू द राइट। एंड अगर इसने ऑक्सीजन नहीं छोड़ी तो दैट इज शिफ्टेड टू द पकड़ा तो ये इट्स शिफ्टेड टू द लेफ्ट। जस्ट लाइक दिस, मायोग्लोबिन के बारे में हमने कहा था कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो भी तभी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। जस्ट लाइक दैट कि अगर जो है वो HBF की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, मेथिमोग्लोबिन की जो है वो ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, क्योंकि जो है वो इसकी साइड से जो कम्पीट कर रहा होता है। तो लेफ़्ट, ये सब जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट करवाएंगे। और राइट शिफ्ट कब होगा, जब जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। pH कम हो रही है, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे जब ही तो जब एसिडिटी होगी तभी जो है pH कम होगी। तो हाइड्रोजन आयंस से याद रखेंगे कि वो अगर बढ़ेंगे तो राइट शिफ्ट टू द कर्व आएगा, ठीक है। अगर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगी एक्सरसाइज के अंदर या फिर जो 2-3 BPG में, हाई एल्टीट्यूड में एंड टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में जो है वो शिफ्टेड टू द राइट साइड। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, अगर जो है वो शिफ्ट कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन अनलोडिंग जो है वो कम हो रही है। जब भी ऑक्सीजन अनलोडिंग कम होगी, रीनल हाइपोक्सिया होगा, तो वहाँ से जो है वो सेंसेस आएंगी कि जो है वो ऑक्सीजन जो है सही डिलीवरी नहीं हो रही, तो फिर रीनल सिस्टम से एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, विच रिजल्ट इन कंपनसेटरी एरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, इट वुड रिजल्ट इन एरिथ्रोपोइसिस, दैट मीन्स कंपनसेटरी एरिथ्रोसाइटोसिस, जब जो है वो ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो कम होगी। ओके, फीटल हेमोग्लोबिन के पास हायर की जो एफिनिटी होती है फॉर द ऑक्सीजन इज़ हायर देन द एडल्ट हेमोग्लोबिन ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द 2-3 BPG, so its dissociation curve is shifted to the left. Okay, and next is we have oxygen content of blood. Oxygen content of blood किस तरह मालूम करते हैं कि 1.34 into hemoglobin into saturation of oxygen plus 0.003 into partial pressure of carbon dioxide, sorry, partial pressure of oxygen in the arterial blood। तो हमें पता चलेगा ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। ये 1.34 क्या है, इट्स द नॉर्मल 1 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
that the normal 1 gram of the hemoglobin can bind to 1.34 ml oxygen, and normal amount hemoglobin amount in the blood is 15 gram per deciliter. It does vary, by the way. Okay, so but 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो पर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है. ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो 20 ml ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. With decrease in the hemoglobin, there is decrease in the oxygen content of the arterial blood, but there is no change in the oxygen saturation. Okay, so oxygen delivery to tissues depends on the oxygen content of blood and the cardiac output.